अब चर्चा इस प्रकार से करें ताकि लोगों की रुचि बढ़े और वो इन्वेस्ट करने में अपने को सेफ सेफ महसूस करें। मेरा अनुभव पिछले 30-35 सालों का है और मैंने कभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कभी 5,000 का ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, कभी 10,000 का कर लिया। और मेरी राय ये है कि आप ब्रांड के हिसाब से, जैसे आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा ब्रांड है, आईसीआई भी है, और आईसीआई के शेयर थोड़े कॉस्टली हैं। थोड़ा सा ही स्टडी करके आप जान सकते हैं कि कौन सा शेयर या कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडिंग भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। उसके लिए कोई अलग अलग वो नहीं है प्लेटफॉर्म। फर्क क्या है जो आता है, अगर आप आज लो, आज बेच दो, आज लो कल बेच दो, जो शॉर्ट टर्म का जिसे हम ड्यूरेशन बोलते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने जी इक्विटी का सिलेक्शन प्रॉपरली किया है जी। तो देर आर ऑलमोस्ट 90%, 100% चांसेस है कि यू विल अर्न इट। और हाँ, दूसरा क्या है कि आपकी यदि बात। आप इतना नहीं कर सकते तो ईटीएफ में लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, हाँ, 12-15% नहीं रिटर्न आपकी तो बात सब में आ ही बिल्कुल, जाएगा। नहीं आपकी बात दुरुस्त है सर। लेकिन ये मैं जब भी लेता हूँ, जी जैसे कि आपने भी सुना होगा, चूंकि आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं और एक फ्रेंड सर्किल में होता है, सभी का होता है, आपका भी है। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, जब मैंने उनका अपना ब्लॉग उसमें डाला ना, तो एकदम सब लोगों ने देखा तो उनको पता चला कि भाई इनको तो आता है, बहुत कुछ आता है। तो मैंने कहा भाई मुझे आता कुछ नहीं, लेकिन मैं सिस्टम से काम करता हूँ। तो उस सिस्टम पे आगे जाके बात करेंगे। तो भारती के मंच पर आज हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में, बिगनर्स किस तरह से इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग करें। और आज हमारे बीच माँ भारती के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, आइए हम उनसे जानें। देखो सुधीर कुमार जी, यदि तुम कुछ अपने प्रिंसिपल बना के रखो कि आपको क्या करना है इन्वेस्टमेंट के, अपने तुम प्रिंसिपल बना के रखो, तो डेफिनेटली हमको लगता है लॉस होने का सवाल तो मतलब नहीं, नेग्लिजिबल है। 2021-22, 2021-22 में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया सीरियसली। इसमें यह बताना चाहता हूं कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए लगाओगे तो चांसेस ऑफ विनिंग इज ऑल्सो वेरी रेयर, और इसमें उतनी मेहनत नहीं है। जब मैंने सीख लिया, अब तो मेरे मुझे कुछ मेहनत लगती नहीं इसमें। तो सीखना जरूरी है। तो सीखने के लिए हमारे कल्चर में है कि किसी को गुरु बनाना पड़ता है। तो मैं गुरु किसे बनाऊं? तो मैंने जो है रामदेव अग्रवाल को भी सुना और कई लोगों को सुना। तो रामदेव अग्रवाल ने भी वॉरेन बफेट का जिक्र किया। तो फिर मैंने वॉरेन बफेट के वीडियो देखे, और जितने वीडियो आ सकते थे यूट्यूब पे सारे देखे। उनके कुछ लेटर टू शेयर होल्डर भी पढ़े। तो उसको मुझे पता चला कि ये गेम मैं जो खेला था, इट वॉज टोटली रॉन्ग। ये इसमें तो जीत होती होती नहीं थी। ये कि मैंने सोचा कि मेरा तो सबसे बड़ा अच्छा लक ये था कि मैंने इसमें पैसा कम लगाया। अगर मान लिया मैं आज के हिसाब से लगाता तो मैं तो बहुत लुट जाता। तो मैंने जो है उसको फिर अपने आप करना शुरू किया है। सिस्टम बनाने के लिए भी, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो ना जी, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, कुछ चाहिए ना सिस्टम, तभी आपकी बिल्डिंग बनती है। जो बिल्डिंग इज, जो सिस्टम इज लाइक ए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आप सिस्टम पे बेस, एक्सचेंज पे बेस करते हो, सारे लोग बनाते हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो आपने बताया अभी राजेश जी है, ही इज वेरी गुड इन्वेस्टर, जो उन्होंने बताया ऐसे करना चाहिए। तो मैं भी उसी बेसिस पे ये बनाया। और मैंने अभी 3 साल से मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। उसको मैं बताना नहीं चाहता पब्लिकली, इसका कोई यूज भी नहीं मानता मैं। बिल्कुल सही बात है। पर यही है, पैसा उतना ही लगाओ जो कि ऐसा नहीं है कि कल मुझे 6 महीने बाद चाहिए और आपने आज पैसा लगा दिया, 6 महीने बाद मार्केट डाउन भी हो सकता है। होगी साहब। जितना सेव कर सकते हो 2 साल हाँ 3 साल के लिए, मालूम है 2 साल जरूरत हाँ नहीं है, हाँ उतना ही लगाइए आप। हाँ। तो सर, मैं सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि
ट्रेडिंग करने के लिए या इक्विटी में जिनको इंटरेस्ट है या ना भी हो, ICICI बैंक का 3 in 1 अकाउंट बहुत अच्छा। 3 in 1 इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेविंग बैंक का अकाउंट है, साथ ही साथ डीमैट अकाउंट भी है, साथ ही साथ इसमें इक्विटी ट्रेडिंग की भी व्यवस्था है। तो सेविंग, ट्रेडिंग एंड डीमैट। तो मुझे लगा कि ये कंसिस्टेंसी के लिए सिस्टम जरूरी है। ये राजेश जी ने भी आते ही बताया अभी। तो ये जो आपने टॉपिक लिया है बहुत जरूरी है। इसमें मेरा तो व्यक्तिगत ये है कि सीनियर सिटीजन अगर उनको आराम करना है तो वो जो अभी इन्होंने ईटीएफ बताया है राजेश जी ने, ईटीएफ में पैसा लगाएं। ईटीएफ जो है सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, अगर आप लेमन की भाषा में बोलें, क्योंकि उसमें आपका खर्चा कम है। आपकी जो है जो जो फंड मैनेजर का फीस कम होती है उसमें। और चढ़ेगा उतना वो भी चढ़ जाएंगे। और आपको आराम से गोल्फ खेलें, 3 पत्ते खेलें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी तो मेरे अंदर फायर बाकी है, आई एम एन इंजीनियर, आई एम बीन द आउटलायर थ्रू आउट माई लाइफ, व्हाई शुड आई सिट आइडल, आई शुड डू समथिंग, देन इट्स ए वेरी गुड फील्ड। मेरा विचार ये है कि हर सीनियर सिटीजन यदि 5,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करे या इक्विटी में इन्वेस्ट करे, मैं कहना ये, और साल में 60,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर एफर्टलेसली 1 लाख हो जाए तो ये अच्छा टाइम पास है, कम पैसे से। और साल के अंत में आप ट्रैवल एंड टूर्स में खर्चा करिए। तो सुधीर, पहले आपको एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम अपने में कुछ हमने प्रिंसिपल बना रखे हैं। हम मेटल में कभी नहीं जाते हैं बिकॉज इट इज ए वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब सीमेंट है, ये ऑलमोस्ट जेनरिक इंडस्ट्री है, इसमें ट्रेड और ब्रांड कोई मतलब नहीं है। मेटल भी किसी हद तक ऐसा ही है। अब आज के दिन में आप देखोगे बैंकिंग, मेरे हिसाब से बैंकिंग लास्ट अनदर 5-10 ईयर्स में कुछ नहीं करने वाला है। रीजन आपने आजकल सुन ही रहोगे, लोग बैंकों में पैसा नहीं आ रहा। लोन लेने के लिए बहुत लोग हैं आपके पास में, पर बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोग बाग नहीं है। क्योंकि आजकल जो है स्पेशली यंगर जनरेशन, दे हैव रियलाइज्ड इट कि इक्विटी में ही पैसा है। और आजकल आप सुन रहे होगे 25,000 से 30,000 करोड़ रुपया एवरी मंथ आ रहा है SIP में ही खाली। और आजकल आप हमारी मार्केट को FIS की जरूरत नहीं है, इंटरनली हमारी इतना पैसा है हमारे पास में कि FI जितना भी बेचे मार्केट कभी गिरता नहीं है। ऋषि जी, आप तो बहुत साल से हो, आज से 5 या 6 साल पहले भी देखा होगा आपने, जैसे ही हमारे FIS बेचते थे मार्केट क्रैश कर जाता था। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। पर आजकल ऐसा नहीं है। तो ऋषि जी, हमारा ये कहना है कि ठीक है, आप बहुत सुनते हो कि ये वाला शेयर खरीदो, पर कभी जब तक खुद एनालाइज नहीं करो कभी मत खरीदो उसको। और ऋषि जी, हमने एक चीज देखा है, खाली P बाई कभी मत देखिए, ऑलवेज गो जी फॉर P जी बाई G। जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। और आई यदि एग्री। एक से कम है तो बिना सोचे समझे खरीद लीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात, एग्रीड। और आजकल एक से कम में मुश्किल हो जाता है। आई गो समटाइम 1.5 1.6 पे भी खरीदे हैं मैंने, एंड इट गिव्स गुड रिटर्न। ऑफ कोर्स राइट, यू आर राइट सर। और इस मत में ये इक्विटी ट्रेडिंग के डेज हैं, मंडे टू फ्राइडे, सवेरे 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। रोज 10 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, जब भी आप फ्री हों तो आधे घंटे के लिए अपना ICI का ट्रेडिंग पोर्टल खोल लीजिए।
कैसे खोला जाएगा, कैसे देखा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है मंच पर ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब राजेश ओबराय जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नमस्कार ऋषि जी, नमस्कार सुधीर जी। हाँ, हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो राजेश जी एंड ऋषि जी, आपका महाभारती के मंच में इन्वेस्टमेंट विषय पर चर्चा के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि रखते हैं और मैं चाहता हूं कि महाभारती के दर्शकों को कुछ लाभ मिले इस चर्चा का। और आज का जो विषय है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन इक्विटी सेक्टर। तो सर, सबसे पहले तो मैं ऋषि जी से जानना चाहता हूँ कि ऋषि जी ने कहा था थोड़े समय पहले मुझसे कि भाई वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं मगर इक्विटी में उनका इंटरेस्ट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इक्विटी और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। भाई जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रेडिंग करके ही तो करेंगे, और कैसे करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडिंग भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, उसके लिए कोई अलग अलग वो नहीं है प्लेटफॉर्म। फर्क क्या है जो आता है, अगर आप आज लो, आज बेच दो, आज लो कल बेच दो, जो शॉर्ट टर्म का जिसे हम ड्यूरेशन बोलते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके ओके राइट। या फिर ऑप्शन में आप लेते हैं, मतलब आप डिलीवरी नहीं उठा रहे ऑप्शन में, वो आपका ट्रेडिंग आ गया। अच्छा, इसी विषय में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। अगर हम आज लेके आज बेचते हैं, वो ट्रेडिंग में भी नहीं आता, वो आता है स्पेकुलेशन में। और स्पेकुलेशन के लिए इनकम टैक्स के रूल अलग हैं, ट्रेडिंग के लिए अलग है और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग है। ये चीजों समझनी चाहिए। और की बात तो वही है, अगर हम शेयर्स होता है एक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जितना भी होता है वो सारा बिजनेस माना जाता है। अब ट्रेडिंग उसको छोड़ दीजिएगा। ट्रेडिंग तो हम लोग तब बोलते हैं कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, आज लिया कल बेच दिया, हफ्ते भर बाद दिया। अगर हमने उसको पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन लेके बैठ गए उसमें, तो वो थोड़ा हमारी इस इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। लेकिन शेयर्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फाइन लाइन ये है। अब आपके पास है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी हम काम करते हैं, उसको वो मानते हैं बिजनेस। उसको ना ट्रेडिंग मानते हैं ना इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो स्टॉक के बेसिस पे होते हैं, अंडरलाइंग होते हैं, उनको मानते हैं वो बिजनेस इनकम। तो ये तीन सेगमेंट इसमें हो जाते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को हम मान लिया एक ही मानो, तो वो तो सिर्फ एक नजरिया है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए लेके बैठे हैं, भाई मुझे आज ही लेना है किसी वजह से, कि जैसे कि किसी किसी कंपनी में कोई इवेंट आ रही है, तो हमने आज ले लिया और उस इवेंट में आगे बेच दिया, तो हमारा उस कंपनी के बारे में हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, उस इवेंट को भुनाते हैं, तो वो हमारा ट्रेडिंग हो गया। अगर हमने ये काम ऑप्शन एंड फ्यूचर में किया, चाहे हम उसी दिन ले बेचे, ऑप्शन फ्यूचर में सेम डे का नहीं है, अगर हमने उसी दिन लेके बेचा, तो ये आ गया हमारा बिजनेस में। अगर हम लोगों ने वही इक्विटी, वही शेयर आज लिया और आज ही बेच दिया, तो ये स्पेकुलेशन में आ जाता है। तो ये तीनों इसमें अलग अलग है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जो है पोजीशन लेके बैठता हूँ। मैंने जो कोई चीज आज ली, उस समय मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कितनी ड्यूरेशन के लिए रखूंगा, तो मेरा टाइम होल्डिंग पीरियड तब हो जाता है। ये इसमें फर्क। जो भी लेता हूँ सब, वो होल्डिंग के हिसाब से लेता हूँ। तो मैं अभी इसमें घुसा हूँ, तो मैं इसमें 1 साल लूंगा, 2 साल लूंगा, या इसमें कोई मेरी जो शुरू की किसी थ्योरी है या जो भी है, अगर उस वो फेल होती है, तो मैं पहले निकल जाऊंगा। ये है इन्वेस्टमेंट। जैसे हम ICICI डायरेक्ट काम खोलते हैं, उसमें सबसे पहले जो अकाउंट शुरू करने से पहले लिखा हुआ आता है कि ट्रेडिंग में 90% हाँ लोगों का लॉस होता है। हाँ, एक वार्निंग आता है उसमें। एग्रीड, एग्रीड एग्रीड और दूसरा एग्रीड। क्या, ट्रेडिंग में इतना पार्ट एल्गो ट्रेडिंग और कंप्यूटराइजेशन हाँ इतना कुछ हो चुका कि इंडिविजुअल ट्रेडिंग कभी करने में
100% ही लॉस होगा आजकल। हाँ, आप सही कह रहे हैं, और उसकी वजह एक और है। अगर अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप ये कह रहे हैं क्यों होता है, अब इसमें जो है बड़े बड़े लोग घुस गए। बड़े लोग का मतलब ये है कि जो कि मार्केट को मूव कर सकते हैं। जो भी हमारी ये ट्रेडिंग है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। ये कोई कोई ऐसा नहीं कि जैसे कि आप समझ लीजिएगा कि आपको मतलब रिलायंस का शेयर मान लीजिए। रिलायंस की अभी एजीएम से पहले कुछ लोगों ने बढ़ाया, उसके बाद में बेच के निकल गए। क्योंकि उनको पता था कि ये एजीएम से पहले बढ़ेगा, मिलना मिलाना कुछ नहीं। तो उन्होंने मोटा पैसा लगाया और निकल गए। वो ट्रेडिंग है। अच्छा, उसी तरह वो जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर में भी करते हैं लोग। क्योंकि उनके पास पैसे की पावर इतनी है कि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर, हम है आप हुए, इनके पास पावर नहीं है। तो हमें क्या विजन रखना पड़ेगा, अपना लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। और हम अगर राइट। लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे, तो जैसा कि मेरा अनुभव है, राजेश जी का भी अनुभव है, कि इसमें जीतने के चांसेस ज्यादा है। मैं चांस बोल रहा हूँ, 100% कोई किसी में भी नहीं है कि चांसेस ज्यादा हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन फिर भी जो आपने आपको भी कुछ लोग मिलेंगे जो उसने कहा था हमने जो कोई शेयर बेचा, तो उसके बाद में वो चढ़ गया, तो हमें तो बेचने में भी नुकसान हो गया। तो मैंने उनको एक सवाल देता हूँ, आप जो है राजेश जी इसको करेक्ट कर दीजिएगा जहां भी आपको सुझाव या इम्प्रूव कर दीजिएगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये तब होता है कि जब हम कोई शेयर खरीदते हैं। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं, हमको ये नहीं पता कि हम क्यों खरीद रहे हो। राजेश जी ने कहा कि यार आपने सोच समझ कर लिया हो, तो ये चांस नहीं है, यह बात इनकी सही है। क्योंकि जब हम लोगों ने लिया, उतना सोच समझ के नहीं लिया, या हमने उसको जैसे समझा, आगे जो चीज आगे वो बदल गई। ऐसी चीजें भी होती हैं, आपने अच्छी तरह स्टडी करी, फिर भी चीजें बदल जाती हैं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप उसमें से निकल जाइएगा। लेकिन ऐसे चांसेस कम होते हैं। ऐसे चांसेस कम होते हैं। राजेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज सिस्टम में बैठ जाऊं और आधा घंटा समय दूं और उसी दिन की ट्रेडिंग करूं। और जब भी मैंने दिन में ऐसा करने की कोशिश की तो लॉस भी हुआ। तो मेरी राय यह है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए टाइम पास बहुत अच्छा हो सकता है कि महीने में एक बार कम से कम सिस्टम में बैठें, रोज देखें, 5,000 का ही शेयर खरीद लें और साल भर में 60,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 1 लाख हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है हो जाएंगे, और उससे टूर्स एंड ट्रेवल्स का अपना एंजॉयमेंट करें। तो इसी देखो, यदि आप रियली सीरियसली लगोगे तो 3 या 4 साल में आप डबल पैसा करोगे ही करोगे। एग्रीड, एग्रीड सर, एग्रीड। और यदि नहीं करोगे, ईटीएफ में लगा दोगे, सेंसेक्स खरीद लोगे, तब भी 5 या 6 साल में डबल हो ही जाता है। जी जी। हाँ, नहीं सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। और आप एकदम लेकिन लोग ऐसा साइंटिफिकली करते ही लगाएंगे, नहीं है। हमको नहीं लगता कि कोई भी चांस है आपका डाउन जाने का। हाँ हाँ। यह सुधीर कुमार जी, यानी कमेंट आपका। ये रईस भाई जी, एक चीज़ हमारे दर्शकों को कुछ इस तरह सरल तरीके से बताया करिए जैसे अभी आपने बताया। मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि एक सामान हमारा साथी ये कौन सा रेशियो कहाँ से देखे कैसे देखे। और इस बारे में मैं चाहूँगा कि आज का टॉपिक ओके। ऐसे इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बारे में है। तो ऋषि जी आप थोड़ा और सरल तरीके से राजेश जी ने बताया, बता सकें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली तो इसमें देखिए, सर जो मैं, हाँ प्लीज, हम राजेश जी थोड़ा आप बताइए। हाँ हम थोड़ा बताइए, कोई नहीं बात। सुधीर जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं। सुधीर जी, सुधीर जी बहुत सारे टीवी में बोलता है ये खरीदो वो खरीदो, पेपरों में आता रहता है ये खरीदो वो खरीदो, अपने आप भी कुछ दिखता रहता है कि ये वाला सेक्टर अच्छा करेगा, अभी ये वाला सेक्टर अच्छा नहीं करेगा। तो इसके बाद में आप जो भी शेयर चुनिए, इसके बाद में उसको पूरा एनालाइज करिए। बहुत सारी न्यूज आपको पेपर में मिल जाती हैं। ऑलवेज आप कंपनी के साइट पे जरूर जाइए साहब, देखिए क्या क्या कर रहा है वो, और वो इसका एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िए, उसकी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2-3 साल की जरूर पढ़िए। इसके बाद पी बाई ई पे आइए कि पी बाई ई कैसे बढ़ रहा है, किस रेशो में बढ़ रहा है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोटर का जरूर देखिए कितना परसेंटेज शेयर उसके पास में है, वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है कि घटा रहा है कि कांस्टेंट रखे हुए है।
और सुधीर, लेट मी टेल व्हाट इज पी बाई ई एंड जी। पी है आज का मार्केट प्राइस, ई है अर्निंग पर शेयर। तो सुधीर जी, पी बाई हो गया प्राइस बाई अर्निंग। ओके। तो सुधीर जनरली प्राइस बाई अर्निंग कोई 50 पे चल रहा है, कोई 25 पे चल रहा है, कोई 100 पे भी चल रहा है। पर इसके बाद में सुधीर जी है कि आपका हर साल कितना जो है ग्रोथ हो रहा है उसका, और कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा फ्यूचर ग्रोथ में कितना स्कोप है। जैसे आप देखिए कंपनीज लाइक टाइटन एंड ऑल दो थिंग, पी बाई 100 जा रहा है, पर उनका ग्रोथ भी 70-80% आ रहा है। तो यदि किसी कंपनी का ग्रोथ 50% है, पी बाई 50 है, तो पी बाई 50 हुआ, परसेंटेज ग्रोथ हर बार मतलब 1.5 गुना हो रहा है उसका प्रॉफिट। तो 50/50 1 हो गया। ग्रोथ 60 है, तो 50/60 1 से कम हो गया, आंख मीच के खरीद ली। यू विल नेवर फेल, हमारे हमने आज तक फेल नहीं हुआ इस चक्कर में। राजेश जी, आपने एक बार मुझे बताया था कि इंडेक्स, सेंसेक्स, इनकी इंडेक्स वगैरह इसमें लगाओ तो श्योर शॉर्ट रहता है, ये क्या चीज़ है? तो देखिए इंडेक्स फंड होता है, उसको ईटीएफ फंड बोलते हैं हम। ETF? हाँ, ईटीएफ सुनने होगा, निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, ऑटो ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, बैंकिंग ईटीएफ, हर एक छोटे छोटे, इवन डिफेंस ईटीएफ भी है, सब ईटीएफ है आजकल। मिड कैप ईटीएफ हुए, स्मॉल कैप ईटीएफ हुए। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा जी, ज्यादा नहीं समझते हो तो मिड कैप में लगा दीजिए, दैट इज द क्वाइट सेफ प्लेस। तो सर ईटीएफ क्या होता है कि जैसे निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी 50 स्टॉक्स का बना हुआ है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे बैंकिंग वगैरह क्या करते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक भी हुआ है, सब ने अपने ईटीएफ बना रखी है, एसबीआई ने। वो लोग क्या करते हैं कि निफ्टी 50 में वेटेज कितना कितना है, जैसे रिलायंस का वेटेज करीब 12% है, एचडीएफसी बैंक का वेटेज 14% है, उसमें बाकी छोटे छोटे लोगों का जैसे टाटा मोटर्स का 5-6% है। तो ऐसे ऐसे पूरा 100% वेटेज हो जाता है। उसी रेशो में ये लोग शेयर खरीद लेते हैं। 14% रिलायंस का, तो 14% रिलायंस के शेयर खरीद लिए इन्होंने। 5% टाटा का, तो 5% इन्होंने क्या किया कि इंडेक्स जिस हिसाब से बन रहा है उसी हिसाब से इन्होंने शेयर खरीद के रख लिया अपने पास, और उसको ईटीएफ बना लिया और इसको मार्केट में बेच दिया उन्होंने। तो फिर जितना भी इंडेक्स बढ़ेगा उतना ईटीएफ सेम रेशो में बढ़ता जाएगा। तो दैट मीन्स यू आर परचेजिंग द इंडेक्स। ओवर तो ऋषि पाल जी, ऋषि जी, आप जी बोलिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जो सिस्टम प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए। जो बिगनर्स लेवल पर एंट्री लेना चाहते हैं, उन वो किस तरह से ध्यान दें कि उनकी हिम्मत बढ़े। और मुझे लगता है हिम्मत बढ़ाना गलत नहीं है, ये रिटर्न निश्चित रूप से हमें अच्छा रिटर्न मिलता है और समय अच्छा पास होता है। और ये ट्रेडिंग है, इक्विटी है, इन सब में समय लगाएं, ताश के पत्ते सीनियर सिटीजन ना खेलें। ओवर टू ऋषि जी। हाँ, एक्चुअली जो आपने आज का मुद्दा रखा है, ये विषय रखा है, उसको जो है अभी राजेश जी ने सर्टिफाई कर दिया कि अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको हारने के चांस ऑलमोस्ट निल है। जैसे मैं शुरू में कहा, जो उन्होंने बताया इसी को मैं सिस्टम बोलता हूँ। मेरी जो है इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री बहुत कम है, मैं आपको बताऊं सीरियसली। पहले आईपीओ वगैरह में लगाते थे, फिर इतना पैसा होता भी नहीं था, तो फिर हम बीच में 10 साल कुछ नहीं किया। फिर रिटायरमेंट के बाद में हम लोगों ने सोचा चलो कुछ पैसा इसमें लगा दे। मैं कंसल्टेंसी करता था एज ए सिविल इंजीनियर। तो मैंने एक एक कंसल्टेंट भी हायर किया, मैं आपको बताता हूँ। उसके कहने से मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लगाए। फिर मेरे बड़े भाई साहब जो वो भी रुड़की से पास थे, वो जो गुजर गए, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी जो जो मैं काम कर रहा हूँ अब ये बहुत हो चुका, अब मुझे नहीं करना चाहिए। अब अपने हिसाब से करूंगा, जो भी रहने के लिए, जो भी जीवन के लिए क्या सोचूं क्या ना करूं। मैंने उसे आगे से अपनी कंसल्टेंसी वगैरह सब बंद कर दी। तब मैंने इसमें सीरियसली सोचा इसमें। जब मैंने सोचा तो मैं देखा कि जो मैंने रिटायरमेंट के बाद में जो हायर किया था, वो 5 लाख की मैंने उसके कहने से पैसे लगा रखे थे। ये बात है मतलब 2018 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे नहीं करूंगा। उसके बाद की कई बात होगी।
तो मैंने देखा मेरे 5 लाख में 3 लाख डूब गए। तो मैंने सोचा मैं उसको फीस भी दे रहा हूँ और वो पैसा भी डूब रहा है, तो इससे बेटर है कि मैं खुद यूज ना करूँ। तो वहां से मेरा अपने ऊपर आया, क्योंकि मैं सोचता हूँ हम भी कंसल्टेंट है, दूसरा भी है, दो पैसे उसे देंगे तो यहाँ से पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। क्यों? तब हमें मुझे कुछ नहीं पता था, और जो पता था वो लगता था कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो बल्कि रॉन्ग एजुकेशन थी मेरी, जो मैं अपने साथ सोचता हूँ। तो फिर जब मैं थोड़ा सीरियस हुआ, उसको बंद किया, लॉस बुक किया, नो डाउट। फिर कोरोना वगैरह आ गया, फिर मैंने उस पर थोड़ा और पढ़ना शुरू किया। मैंने इसमें इसी दौरान मैंने 40 किताबें पढ़ी हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। अब मैंने वो किताबें पढ़ी है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर पढ़ते हैं, वो सारी पढ़ी। बहुत सी किताब पढ़ी, जैसे आप बता रहे कि बैलेंस शीट ये वो, सबकी इंपॉर्टेंस का पता है कहाँ क्या। एंड आई टेल यू व्हाट द मार्केट गोज, इससे तो कुछ भी नहीं है। जो अल्फा इन्वेस्टर हैं जिनकी राजेश बात कर रहे हैं, वो अल्फा इन्वेस्टर मार्केट को डेटा मानते हैं कि हमने मार्केट से कितना ज्यादा कमाया। वो तो है ही नहीं, ईटीएफ से तो कुछ है ही नहीं, उसको तो उनके लिए कोई माने नहीं रखता। तो उसको जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी, सिस्टम बनाना है बस। अगर लिया तो आपको चांसेस जो है, जैसे 0% बोलते हैं, लेकिन मैं 0% इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरा अनुभव उनसे मामले में कम है। लेकिन ये मानता हूँ कि जो हम जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा कोई आइडिया होता है, कोई विचार होता है, उस विचार पे हम लगाते हैं। और जब जब हम उस विचार पे लगाते हैं, तो वो विचार ही है। मार्केट में कोई चीज ऐसी घट सकती है, लेट अस से, जैसे अभी रिलायंस की बात है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सालों से कर रही है, नो डाउट अबाउट। सपोज कीजिए, भाई मैं ऐसा नहीं विश कर नहीं करता, मान लिया उनके प्रमोटर को कुछ हो जाए, तो ये स्टॉक एकदम ये करेगा? कल को ये बिजनेस बढ़ता है जैसे, उसका कोई क्या रहेगा? तो ये चीजें हो सकती है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। तो इसमें जो है ना, मैंने मार्केट में रूल बना रखा अपने लिए कि इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए आपको तैयार रखना चाहिए अपना आपको। कैसे? कि सोचो अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है। और जब ये होता है, उस समय आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, और अंडर द ओवरवेल्म योर योर लॉजिक या आपका रेशनल माइंड दैट स्टॉप्स फर्स्ट, योर इमोशनल माइंड टेक्स ओवर योर रेशनल माइंड। तो उसमें नहीं। तो मैं तो ये भी पहले भी बताया था कि जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ, मैं उसी समय डाल देता हूँ लिख के। मैं कोई जबानी नहीं करता हूँ, दिस इज माई सिस्टम। जो मैं करता हूँ उसको लिख लेता हूँ, भाई अगर इसमें ऐसा नहीं हुआ तो आई विल सेल ऑफ। अगर मेरे लेने के बाद में शेयर गिरा, तो उससे मुझे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज माई थ्योरी इज स्टिल इंटैक्ट। जो उतार चढ़ाव तो ये अलग चीज है, इसको इसको खेलने वाले ट्रेडर्स हैं, बड़े पैसे वाले हैं जो खेलते हैं, वो खेलने दो उनको, ये उनका बिजनेस है, मेरा नहीं है। तो वो सिस्टम की बहुत जरूरी है सर। अब ये बताओ सिस्टम कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए, मैं तो वारेन बफेट को गुरु मानता हूँ, तो मैं गुरु ने हमारे क्या बताया। जब मैं गुरु बोलूंगा तो वारेन बफेट समझना। उन्होंने बताया कि आपका सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो सिस्टम है उसको उन्होंने बोला सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आप उसके अंदर खेलोगे तो आप कभी भी हारोगे नहीं। अगर आप उससे बाहर खेलोगे, तो अगर आप जीत गए तो आपका लक है, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर आप हारते हो, तो आपको पता है कि मैं क्यों हारा, तो आप आगे से उससे बेटर काम करोगे। तो ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि हम सब लोगों को इसमें मैं तो ये बोलता हूँ, जो हमारे जानने वाले हैं, चाहे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, मैं एज ए अगर आप ये करोगे हमारे पास टाइम है, तो उसमें थोड़ा पैसा डालो, खेलते रहो, नो प्रॉब्लम। रईस ओबराय जी, आपसे मुझे कहना है, आपके कहने से एलआईसी का शेयर लिया था एक जमाने में 700 रुपए का, या जो भी था 800 रुपए का। और आपने देखा कि कितना लॉस हुआ, अब डबल पे पहुंच चुका है। और हमने अभी तो वापिस आ गया वो। क्यों? सुधीर देखिए, मैं भी अपना तुमको किस्सा सुना देता हूँ। मेरा पहला शेयर ब्रोकर बोला एक दिन, ये बात होगी 99 2000 की। कभी खरीदते नहीं थे, बोलता है नहीं, लगाओ लगाओ लगाओ। पर 100 शेयर खरीदे टाइटन के, 180 रुपए का शेयर था पार्ट। वो 1 साल में 2 साल में 30 रुपए में आ गया। तो सुधीर जी यार, 18 हजार रुपया लगाया, 3 हजार बन गया। वो भी उस समय 18 हजार की बहुत वैल्यू थी। मैंने कहा यार अभी स्टॉक में कभी नहीं लगाएंगे। उसको फेंक के सो गए पार्ट। तो पार्ट
पड़ा ही हुआ था पार्टनर, मैंने बेचा नहीं उसको। आज के दिन पार्टनर बढ़ बढ़ के दैट प्राइस इज मोर देन 60 lakhs। ओ ग्रेट। पर उसके बाद में बीच में बहुत लॉस वॉस भी किया हमने। पर यदि शेयर आपको अच्छा मिल जाए और होल्ड कर लो उसको, तो इट इज नथिंग लाइक दैट। आपने 10 शेयर खरीदे, उसमें से एक भी बढ़ गया पार्ट, वो सारा कवर कर देता है। और यदि 10 खरीदोगे, उसमें एक या दो या तीन लॉस में जाएंगे ही जाएंगे। तो जैसे हम सिंपल टर्म में, अभी ऋषि जी ने बहुत कुछ बोला, पर हम सिंपल टर्म में एक स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए। इवन इफ यू आर इन्वेस्टर, आप ट्रेड रहे हैं तो स्टॉप लॉस 5% पे लगाओगे, 6% पे लगाओ, ट्रेड में मैक्सिमम 15 पे लगा लो यार। और हर साल आपका स्टॉप लॉस 6 महीने 1 साल में उसको ऊपर बढ़ाते भी जाओ। तो एटलीस्ट फॉलो दिस पॉलिसी की लॉस इससे ज्यादा नहीं झेलना है मुझे। और बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक जरूर करो। थैंक यू वेरी मच और दूसरा यार, कभी सब। भी शुरू करना है तो एकदम ये आपकी जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिजल्ट है, उसको अच्छी तरह पढ़ना आना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच और राजेश। इसलिए कुछ बताइए, योर कमेंट ऑन दीज थिंग्स। खुद एनालाइज करो, खुद करो, and आपको क्या एंजॉय करोगे उसको, इसका कोई गलती की है तो नेक्स्ट टाइम यू विल इंप्रूव आल्सो। तो ऋषि जी, आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट ग्रुप खोला हुआ है, बहुत अच्छा कर रखा है। पर मुझे सबसे बड़ा खराब उसमें क्या लगता है, अरे उसमें जो है एकदम बताओ ना कि यस मैंने ये वाला शेयर स्टडी किया, शेयर करो सबसे। कोई नहीं करता है। यस, ओवर टू सुधीर कुमार हाँ। जी। कि हम लोग एक बार और बैठें और कुछ इस तरह से चर्चा करें कि पॉजिटिविटी आए। मुझे लगता ही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप लोग बहुत पढ़ते हो, मैं तो बहुत कम पढ़ के भी कभी ज़्यादा लॉस में नहीं रहा। और आप जानते ही हैं कि स्टेट बैंक का शेयर एक ज़माने में 200 तक पहुंच गया था। ये आज की तारीख में है ऐसा कि बैंक सेक्टर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। समय बदलते देर नहीं लगती है। इवन देन जब ये ट्रेंड है तो उस टाइम आप बैंक के शेयर ना लीजिए। रईस ओबेरॉय ने बिल्कुल सही कहा है। देखो हाँ, देखो सुधीर, हमारा ये कहना है, जब बैंक आगे नहीं बढ़ेंगे और तुमको कुछ शेयर दिख रहा है कि वो बढ़ने वाला है, यस। वो बढ़ना ही बढ़ना है। चेंज शेयर, उसको बेच के उसमें चले जाओ। रईस, ये थोड़ा सा आप प्रॉफिट अर्निंग प्राइस और अर्निंग का एग्जाम्पल दीजिए। जैसे स्टेट बैंक का शेयर है 800 रुपये प्राइस, मार्केट प्राइस। और अर्निंग का मतलब क्या हुआ और कैसे रेशियो निकला? अर्निंग पर सुधीर जी, शेयर हाँ, अर्निंग कुछ क्या होता है। प्राइस तो आपको मालूम है कि आज के दिन प्राइस 500 है, 700 है, 800 है। जी। तो जब अर्निंग पर शेयर होता है कि उसका मान लो नेट प्रॉफिट, उसने पूरे साल में 500 करोड़ कमाया, हम्म। और मार्केट में उसके जो है, मान लो 250 करोड़ के शेयर है। 250 करोड़ शेयर मार्केट में है उसके, नंबर ऑफ शेयर 250 है, ये 250 करोड़ के हैं, और 500 करोड़ प्रॉफिट कमाया। तो अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, 500 बाई 250, 2 रुपये हुआ। समझ रहे हैं सुधीर कुमार जी? अरे हमें करने की जरूरत क्या है? ये तो सब जगह दिखाई दे जाता है राजेश। हमें ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं नहीं, दिखाई देता है, यस, आपको सब जगह ही- मिल जाएगा। आपको सब जगह मिल जाएगा। पर हम्म। सुधीर जी, थोड़ा मालूम होना चाहिए पी बाई का मतलब क्या है, ये तो हर अर्निंग कोई कैसे बढ़ रही जानता है। देखिए, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से वो कहीं भी देख लेगा और जानता भी है हर इंजीनियर। मैं भी समझ में आ रही है मेरे। मगर मैं समझता हूँ कि साधारण सोच से भी हर आदमी कौन सा शेयर अच्छा है। आप लोग कंपनी में रहे हैं, कौन है। सी सुधीर कंपनी? देखिए, अर्निंग पर शेयर समझना इसलिए जरूरी है। मान लीजिए एक कंपनी है जैसे रिलायंस है, उसने नया बिजनेस शुरू किया, जियो का ये सब लगाया। अब उसमें क्या आपको दिखता है कि यार उसका जो है मार्जिन इज मच बेटर देन दिस, कंपनी का टोटल मार्जिन बढ़ेगा इस बिजनेस में जो वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो जब मार्जिन बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा डेफिनेटली। यू विल सी कि चलो मैं इसको खरीद सकता हूँ, अभी फ्यूचर इज गुड। अच्छा यश भाई बताइए, अभी एक एक शेयर आ रहा था कि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये कंपनी काम करेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा स्कोप है। अभी 10 रुपये में शेयर है। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम होगा। ये वाला शेयर खरीद लेना चाहिए। आपकी राय क्या है? जरूर खरीदना चाहिए सुधीर जी। ऋषि जी, इस सेशन को कंक्लूड करें। हाँ जो है, हाँ,
राजेश जी ने जो बात कही वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया और उसमें बहुत एग्जाम्पल भी दी। मैंने एग्जाम्पल नहीं दी। इनका जो कहना है बिल्कुल सही है। आपका कोई ना कोई सिस्टम है, उनका एक सिस्टम है, उसे फॉलो कर रहे हैं पिछले 20-30 साल जो भी है, उनको अब जर्नी उनको पता है, तो उसे कंसिस्टेंटली, वही इसका मुद्दा है, मैं भी इसको मानता हूँ। लेकिन सबसे पहले सिस्टम हमें खुद बनाना पड़ेगा। राजेश जी का सिस्टम भी जो बना होगा, तो इन्होंने इसको धीरे धीरे इवोल्व किया होगा। मेरा सिस्टम भी अब इवोल्व हो रहा है, मैं धीरे धीरे इसको इवोल्व करूंगा, लेकिन सिस्टम रहना चाहिए। इस सिस्टम में से जो जो चीज मुझको लग रहा है कि भाई ये काम नहीं करे, उसको निकाल कर दूसरे डालूंगा। तो ये सिस्टम होना जरूरी है। मैं बाकी स्टॉक पिकिंग की, उसकी, उस पर तो एक बहुत बड़ा अलग विषय है, उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन वो उसका मुद्दा था नहीं है। अदरवाइज हम मेन मुद्दे से थोड़ा अलग हो सकते थे। तो राजेश जी ने भी वही बात कही, मैंने भी वही बात कही, तो मेरे ख्याल से सही रहा होगा अगर दो दो लोग एक बात को कह रहे हैं। और मैं एक और हाँ, बात कहूंगा मैं जो सुनील एक जी बात कि जो नहीं सुने, एक जो बात मैं उस समय बताना रह गया था, जब बीच में लाइट चली, वो चली गई थी, है, कि वारेन बफेट को जो फॉलो हुआ था, उसने तो ये बताया कंपिटेंस। दूसरा जो उन्होंने बताया कि जो मैं फॉलो करता हूँ, कि अगर आपको कन्विक्शन होगी, उसने कहा कि अगर मुझे कोई चीज में कन्विक्शन होती है तो मैं उसको हैवी खरीदता हूँ क्वांटिटी, फिर छोटी क्वांटिटी नहीं खरीदता हूँ। तो वो चीज मैंने उससे उठाई जो मैं फॉलो, मेरे